अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा अप्लाइड फ़िज़िक्स का लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम स्टडी करेंगे फैराडेज़ लॉ को। चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है ये, मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका टॉपिक है ये फैराडेज़ लॉ। तो फैराडेज़ लॉ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म भी इसकी हम ड्राइव करेंगे। तो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फैराडेज़ लॉ, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें इसने हमें बताई हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली फ्लक्स और ईएमएफ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और फैराडेज़ लॉ की जो मेन स्टेटमेंट है वो पॉइंट 1 में मेंशन की गई है। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये लॉ क्या कहता है कि जब हम चेंज करते हैं, किसको हम चेंज करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं किसके अंदर? किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर या कॉइल के अंदर। क्लोज्ड लूप या कॉइल का क्या मतलब हो सकता है कि कोई भी चीज़ ऐसी होगी जिसका इनिशियल और फाइनल एंड जो होगा वो सेम होगा। जैसे ये मैंने बनाया, ये एक क्लोज्ड लूप है, एक कॉइल है। देन EMF इंड्यूस्ड, तो क्या होता है? EMF इंड्यूस्ड हो जाता है इन इट, इसके अंदर, विच लास्ट ओनली फॉर द टाइम, जो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर रहता है और उसके बाद खुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पर? दूसरी हमारे पास है EMF, जो इंड्यूस्ड EMF है। अब हमारे पास इंड्यूस्ड EMF क्या है और फ्लक्स क्या है, इन चीज़ों को हमने स्टडी करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। अब हम इंड्यूस्ड EMF के बारे में बता रहे हैं कि फैराडे ने क्या कहा कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, फ्लक्स को चेंज करने से क्या होगा? EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। EMF कितना इंड्यूस्ड होगा? अब जो फैराडे है उसके बारे में बता रहा है। EMF जो इंड्यूस्ड होगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप फ्लक्स कितना चेंज कर रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो फ्लक्स के ज़्यादा चेंज होने से जो इंड्यूस्ड EMF है वो भी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर जनरेट होगा। अगर हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो कम होगा तो उसी के अकॉर्डिंग EMF भी लेस इंड्यूस्ड होगा। फ्लक्स इन दी कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय द नंबर ऑफ वेव्स। अब हमने बात की थी कि फ्लक्स को चेंज होना चाहिए, फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? अब इसके हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। 4 मेथड हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन से, सेल्फ इंडक्शन से, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ मैग्नेट इन अ कॉइल, रोटेशन ऑफ मैग्नेट इन अ लूप या कॉइल आप कह सकते हैं। तो ये 4 मेथड हैं हमारे पास। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का बच्चों यहाँ पर मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइल यहाँ पर पड़ी हुई है, लेट्स सपोज ये कॉइल है। अब इस कॉइल में अगर हमने फ्लक्स चेंज किया है बार मैग्नेट की मदद से, तो इसके साथ कोई थोड़े से गैप पर पड़ी हुई थी दूसरी कॉइल। इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आ गई है, इसमें भी इंड्यूस्ड EMF आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। भाई एक में जो चेंजिंग हो रही है वो चेंजिंग अफेक्ट कर रही है दूसरी चीज़ के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हमारे पास क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है जिसका ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। अब इसके आगे मैंने एक कॉइल रख दिया और इसका एक सर्किट बना दिया कि इस कॉइल को मैंने अटैच किया हुआ है किसी गैल्वानोमीटर के साथ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं फ्लक्स को चेंज करती हूँ, मतलब मैं इसको मूव करवाती हूँ फॉरवर्ड और फिर इसको बैकवर्ड मूव करवाती हूँ, तो इसके मूव करने से यहाँ पर मौजूद नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। तो जैसे फ्लक्स चेंज होगा, सिर्फ इसी कॉइल के अंदर ही EMF इंड्यूस्ड हो जाए और किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अफेक्ट ना करे। यहाँ पर गैल्वानोमीटर आपको शो कर दे रीडिंग, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन।
सेल्फ इंडक्शन से भी हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन से भी कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द मैग्नेट, जैसे मैंने ये बात की कि हम इसको मूव करवा रहे हैं, ये हमारे पास सोर्स है। रोटेशन ऑफ मैग्नेट ज़रूरी नहीं है आप इसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाएं, इसको आप रोटेट भी करवा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करवा सकते हैं या क्लॉकवाइज भी इसे रोटेट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। इसमें जो ये वाला पॉइंट है कि जो फ्लक्स है कितने वेव से चेंज हो सकता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर तो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा तो इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पर फ्लक्स की बात नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात है। फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं चेंज को। तो अगर तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ भी ज़्यादा जनरेट होगा वहाँ पर। अगर फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ भी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने ये पिछले स्लाइड में देखा है कि जो ईएमएफ है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसका और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का डायरेक्ट रिलेशन है। फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। रेट ऑफ चेंज की जब हम बात करते हैं तो d/dt आ जाएगा साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रहा है तो ज़्यादा ईएमएफ आएगा, अगर कम चेंज हो रहा है तो कम ईएमएफ आएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और ये कितना चेंज हो रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है या कम चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या है, फाई बी क्या है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब आप बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की तो यहाँ पर मैग्नेटिक का वर्ड लगाना लाजमी हो जाता है। अगर आप सिंपल फ्लक्स की बात करेंगे तो सिर्फ आप फील्ड लाइंस लिख सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फ्लक्स होता है इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं फाई ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, दूसरे को हम बोलते हैं फाई बी जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, इसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मेंशन करनी पड़ती हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया से, मतलब कोई बहुत बड़ा एरिया है आपके पास, लेट्स सपोज ये बहुत बड़ा एरिया है, इसके इतने एरिया में से जितनी लाइन गुजर रही है, यूनिट एरिया छोटा सा कट किया हुआ पार्ट, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल ये मैंने यूनिट एरिया यहाँ पर ले लिया, ये वाला यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल रखा हुआ है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन इमर्ज आउट हो रही हैं और यहाँ पर साउथ है, यहाँ से फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही हैं। कुछ फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसमें से गुजरेंगी, कुछ फील्ड लाइन इसमें से नहीं गुजर रही इस यूनिट एरिया में से। तो अब क्या होगा, देखिए इस यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस गुजर रही हैं, इस यूनिट एरिया में से 3 लाइन गुजर रही हैं, जबकि 2 लाइंस जो हैं वो इसमें से नहीं गुजर रही। तो अब हमारे पास क्या होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा 3 लाइंस गुजर रही हैं इसमें से, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 3 हो जाएगा हमारे पास। मतलब एक यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइन पास आउट होंगी हम उसे नाम दे देंगे। अगर तो वो फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हम उसे नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर वो फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, नॉर्थ और साउथ पोल से जनरेट हो रही हैं, बार मैग्नेट से जनरेट हो रही हैं, तो हम उसे नाम दे देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसे हम फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके बारे में फैराडे ने कहा था कि ईएमएफ जनरेट होता है, इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर की मदद से। अब गैल्वेनोमीटर क्या है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस, एक सेंसिटिव डिवाइस है विच कैन ओनली डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट, जो सिर्फ हमें बताती है करंट के गुजरने के बारे में, करंट को मेजर नहीं करती। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, ये सिर्फ पैसेज ऑफ करंट को बताती है। करंट को मेजर करने के लिए हमें
हमें एम मीटर को यूज़ करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास हमने जो सेकंड बात की थी कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ इज़ द एब्रीवेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज़ नॉट अ फोर्स, ये आपने माइंड में रखना है। ये सिर्फ एब्रीवेशन है, ईएमएफ इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज़ नॉट द फोर्स, इट इज़ बेसिकली एन एनर्जी। इसे हम एनर्जी क्यों कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर आपके पास लगे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से साइन बने होते हैं और उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है, लेट्स सपोज 9 वोल्ट। अब ये 9 वोल्ट का सेल हमारे पास मौजूद है। ये 9 वोल्ट क्या होगा? ये इसका ईएमएफ है, इसी के साथ लिखा होता है ईएमएफ। तो ये इसका ईएमएफ है, मतलब इसमें इतनी एनर्जी है कि ये इसमें मौजूद जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकेगा। तो इसलिए हम इसे एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली एन एनर्जी दैट इज़ प्रोवाइडेड टू एनी चार्ज। किसी भी चार्ज को सेल के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन चार्ज को एनर्जी मिलनी चाहिए टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए उसे जब एनर्जी मिलेगी तो तभी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और हम उसकी वजह से करंट को फ्लो करता हुआ मेजर कर सकेंगे, देख सकेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ईएमएफ हमारे पास क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका एब्रीवेशन है, बट इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ बेसिकली एन एनर्जी। अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने किस तरीके से मेजर किया, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, ये यहाँ पर शो किया गया है स्लाइड में। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले ये है आपके पास नॉर्थ पोल। बेसिकली ये दोनों डायग्राम सेम ही हैं। हमने यहाँ पर जस्ट वायर को कॉइल की मदद से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वायर शो हो रही हैं, हर चीज़ शो हो रही है। यहाँ पर हमने जस्ट सिंबल्स को शो किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है नॉर्थ पोल, रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये है साउथ पोल। ये हमारे पास कॉइल्स बन रही हैं, जो हमने खुद बनाई हैं वायर्स की मदद से, ये कॉइल्स बन रही हैं। अब इन कॉइल्स का एक सिरा हमने अटैच कर दिया है इसके साथ। ये बेसिकली हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, इसको जी कर लें आप, और गैल्वानोमीटर को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इस नॉर्थ और साउथ पोल, जो बार मैग्नेट है हमारे पास, इसको हम मूव करवाएंगे फॉरवर्ड, इट्स मीन फ्लक्स इज गोइंग टू इंक्रीज। जब हम इसे बैकवर्ड मूव करवाएंगे, फ्लक्स इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इसी के अकॉर्डिंग जब फ्लक्स इंक्रीज होगा, अब मैं इस डायग्राम से आपको समझाती हूँ। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल ये भी सेम डायग्राम है, मैग्नेट है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट शो की गई है, फॉरवर्ड भी मूव करेगा, बैकवर्ड भी मूव करेगा। नॉर्थ पोल से ये फील्ड लाइंस इमर्ज आउट हो रही हैं। इसने यूनिट एरिया में से जितनी भी फील्ड लाइन गुजरेंगी उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इट्स मीन इसकी अगर कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है, इन कॉइल्स के अंदर चेंज हो रहा है। ये बेसिकली जो ये कॉइल्स बनी हुई हैं, ये वाली, ये सारी इसी वायर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर जब फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर, इस फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पर मौजूद जो गैल्वानोमीटर होगा, अगर तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा। ये जो नीडल है ये पॉजिटिव साइड पर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको देगी। लेकिन जैसे आप इसे बैकवर्ड साइड पर मूव करवाएंगे, बैकवर्ड साइड पर मूव करने से फ्लक्स जो होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और यही जो नीडल होगी, जो पहले पॉजिटिव साइड पर इस साइड पर मूव की थी, अब ये नेगेटिव वैल्यूज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जो क्या शो करता है कि पहले आपकी ईएमएफ जो था वो ज़्यादा था क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हुआ था, उसके बाद ईएमएफ कम हुआ, नेगेटिव वैल्यू आई आपके पास। ईएमएफ क्यों कम हुआ? क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हुआ आपके पास। तो अगर बच्चों ये टॉपिक आ जाए तो आपने इन दोनों में से कोई एक डायग्राम बना देनी है। ये वाली जो डायग्राम है ये ज़्यादा सिंपल डायग्राम है, तो कोशिश कीजिएगा यही वाली डायग्राम मेंशन करें। इसे मैं नाम दे देती हूँ कैपिटल ए का। तो ये वाली डायग्राम बनाना भी आसान है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी। इसमें आपने ईएमएफ और फ्लक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं इसकी कुछ डेरिवेशन की तरफ। अब हमने बेटा इसकी निकालनी है इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म, दोनों निकालनी है। सबसे पहले जनरल फॉर्म की तरफ आएंगे।
पीछे हमने कहा कि फैराडे ने कहा था कि जो ईएमएफ है वो ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, जब फ्लक्स हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा। इट्स मीन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पीछे मैंने आपको ये इक्वेशन भी मेंशन करवाई है, d∅b डिवाइडेड बाय dt। यही इक्वेशन जो है यही मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम ये साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा n। n बताता है नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, मतलब आपने कितने लूप लिए हुए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उनके बारे में हमें बताता है। ये एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि थ्रू आउट जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने ये कॉइल्स ले ली हैं, लेट्स सपोज ये 3 कॉइल ली हैं और इन्हें अटैच कर दिया है गैल्वानोमीटर के साथ और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपने ये कॉइल चेंज कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थ्रू आउट एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये कॉइल कांस्टेंट रहेंगी, इसलिए एन जो है बेसिकली कैपिटल एन यहाँ पर एक कांस्टेंट है। 5b की हमने क्या वैल्यू पढ़ी थी, 5b की हमने वैल्यू पढ़ी थी b.a। अपने प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा हमने फ्लक्स की जब डेफिनेशन की थी तो मैथमेटिकल फार्मूला हमने कहा था ये डॉट प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों के दरमियान, बी और ए के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड होती है और एरिया होता है। क्योंकि यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं इसलिए यहाँ पर ये वेक्टर का साइन लगाया हुआ है हमने। तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लें स्मॉल सेगमेंट ने d∅b इज इक्वल टू b.da आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो ये जो वैल्यू है हम 5b के अंदर पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा b.da। बाकी इक्वेशन सेम आ जाएगी, इसका इंटीग्रल ले लेते हैं, ये हमने इंटीग्रेशन ले लिया है यहाँ पर। और ये जो ईएमएफ होता है ये किसके इक्वल होता है, E.ds के इक्वल होता है। इसको प्रूव नहीं करना आपने, ये आपने डायरेक्ट ऐसे ही मेंशन करना है। अब जब E की वैल्यू इसके इक्वल होती है तो इट्स मीन हम इस E में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन 9 एज एन आउटपुट आ जाएगी। तो देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन है, जस्ट हमने ई की वैल्यू पुट की है ईएमएफ की, और राइट हैंड साइड जो आपके पास थी एन को मैंने 1 पुट कर दिया है, नेगेटिव साइन एज इट इज़ है, d/dt एज इट इज़ है और ये वैल्यू भी एज इट इज़ है। ये जो इक्वेशन नंबर 9 है बेटा इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है एग्जाम्स में कि ड्राइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, या डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ सकती है, इक्वेशन नंबर 9 लिखी हुई आ सकती है कि ड्राइव दिस इक्वेशन। तो आपने सेम कैलकुलेशन दोनों में परफॉर्म करनी है। अब हम जाते हैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है। तो यहाँ पर देखें हमने लास्ट जो इक्वेशन 9 ड्राइव की है वो यही इक्वेशन थी, मैंने इसको इक्वेशन 10 में दोबारा सेम तरीके से मेंशन किया है। यहाँ पर डी एस जो है ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने यहाँ पर एल मेंशन किया हुआ है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरफेस इंटीग्रल है तो मैंने यहाँ पर एस मेंशन किया हुआ है। जब हम इंटीग्रल को रिलेट करेंगे, इंटीग्रल को रिलेट करने का मतलब है कि यहाँ पर इक्वेशन 10 में आप ज़रा और से देखें तो आपको पता चलेगा दोनों इंटीग्रल के ऊपर मैंने एक ब्रैकेट लगाई हुई है, ये नज़र आ रही है ये ब्रैकेट। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर मैंने एरो भी लगाया हुआ है इस तरह करके। इसका मतलब हमने सिर्फ इंटीग्रल को रिलेट करना है, डेरिवेटिव एज इट इज़ रहेगा, बाहर नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा। तो जब भी लाइन को हम सरफेस इंटीग्रल से रिलेट करते हैं तो हमारे पास आता है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि E.ds लाइन इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल के इक्वल तो होता है लेकिन इस वैल्यू के इक्वल होता है। ये आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है आपने। तो इसी इक्वेशन 11 को हम 10 में पुट करते हैं क्योंकि ये वैल्यू अगर इस वैल्यू के इक्वल है तो हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो हम इक्वेशन 11 को 10 में पुट करते हैं। ये देखें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड चेंज हुई है, राइट हैंड साइड एज इट इज़ है आपके पास जो आपकी यहाँ पर इक्वेशन 10 में थी। तो डी ए यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, इंटीग्रेशन अब सेम हो गया है, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। तो यहाँ पर आपके पास बचता है डेल कर्ल ई, जस्ट बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं। और राइट हैंड साइड पर आपके पास बचता है नेगेटिव साइन विद डेरिवेटिव और सिर्फ बी की वैल्यू बचती है। और बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो डेल है ये मैंने आपको 3 साइन पढ़ाए हुए हैं, ग्रेडियंट, डॉट आ जाए तो डाइवर्जेंस है और अगर क्रॉस आ जाए तो कर्ल है। तो यहाँ पर कर्ल मेंशन है, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है हमारे पास बेसिकली
तो ये बेसिकली हमारे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इस साइड पे भी हमारे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और राइट साइड भी हमारे पास डेरिवेटिव को ही शो कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल टर्म मौजूद नहीं है, टोटल डिफरेंशियल ऑपरेटर मौजूद हैं, दोनों राइट हैंड साइड पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो ये जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 13 जिसे मैंने नाम दिया हुआ है, ये हमारे पास होगी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से पूछा जा सकता है, ड्राइव द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, या सिंपली आपको ये इक्वेशन नंबर 13 लिखी हुई दे दी जाएगी कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन। तो आपने सेम डेरिवेशन परफॉर्म करनी है दोनों में। आई होप आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।